नमस्कार मित्रों, आपका हमारे ऑनलाइन चैनल दीपक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो देखे उसमें हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रक्रिया के तहत हुई है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, किस तरह से उनकी गतियाँ होती हैं, पिंडों के कौन कौन से पिंड हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? कॉस्मोलॉजी में। ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों के सामने है कि ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तथा ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, ब्रह्मांडीय पिंडों के गति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। कोई पहले जो है अर्थ को सेंटर माना और कहा कि सारे पिंड अर्थ के परितः यानी चारों ओर जो है गति कर रही हैं। कोई दूसरे पिंडों को माना, जैसे सूर्य को, कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो कौन कौन विद्वान कौन कौन से मत दिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसने क्या मत दिया। तो दो मतों में हम लोग देखेंगे। पहले जो मत ज़्यादा प्रचलित था तो उस मत को कहते हैं क्या? जियोसेंट्रिक। और जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब यह है कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये अगर जियोसेंट्रिक अवधारणा को देखें हम लोग तो टालमी महोदय हैं। टालमी महोदय, इन्होंने क्या कहा? यूनानी खगोल शास्त्री टालमी ने 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। जबकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो यह अवधारणा पूरी तरह से गलत है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे सूर्य जो है वो केंद्र में माना जाता है और सारे पिंड जो हैं उसके परितः चक्कर लगाते हैं। तो इस अवधारणा को अगर हम लोग देखें कि सूर्य केंद्र में है तो उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या कहते हैं? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब देखिएगा, निकोलस कापरनिकस जो कि पोलैंड के थे, निकोलस कापरनिकस पोलैंड के खगोल शास्त्री कापरनिकस ने 16वीं शताब्दी में अपने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जबकि कैपलर को नवीनतम या नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देखें, ये तो यूरोपियन विद्वान हैं या कहें कि हमारे देश के नहीं हैं। अगर अपने देश के बारे में देखें कि हमारे देश में भी कुछ वैज्ञानिक विद्वान रहे होंगे, उनमें से कौन है जो ऐसा कुछ विद्वान जो है अपना मत दिए हैं हेलियोसेंट्रिक के बारे में, तो आप देखेंगे कि हेलियोसेंट्रिक के बारे में आपके बाराहमिहिर महोदय, जो कि भारतीय खगोल शास्त्री बाराहमिहिर ने 6वीं शताब्दी में ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी सूर्य के परितः परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से बाराहमिहिर ने जो है ये क्या बताया? इन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है, इसको आइए थोड़ा सा साधारण करते हुए हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं कि यह कैसे दिखता होगा। तो देखिएगा, इसमें जैसे हेलियोसेंट्रिक अगर हम लोग देखें तो हेलियोसेंट्रिक में देखिएगा
जियोसेंट्रिक में, जियोसेंट्रिक में देखिएगा, जियोसेंट्रिक का मतलब यह है कि पृथ्वी केंद्र में है। ठीक है मित्रों, क्या है, पृथ्वी केंद्र में है और उसके परितः अन्य पिंड क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा अर्थ, ये है वो अर्थ, ये अर्थ हुआ। अर्थ के बाद मून आप देख रहे हैं, मून के बाद अब यहाँ पे सन आ रहा है, यानी सन को भी इसके परितः दिखा रहे हैं कि ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा थी कि पृथ्वी बीच में है, तो इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक। अब नहीं भूलेगा आप लोगों को, जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे आप लोग जियोग्राफी को हम पढ़ाते समय ही हमने बताया था कि जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का वर्णन, तो वो चीज जो है आप लोग उसी से याद रखिएगा। जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी के परितः। अगर जियो सेंट्रिक अगर हुआ तो जियो मतलब पृथ्वी सेंटर में है। ठीक है मित्रों, आगे चलें, आगे चलिए देखते हैं कुछ हेलियोसेंट्रिक वाली, कि हेलियोसेंट्रिक में कैसे क्या है। ये देखिएगा, हेलियोसेंट्रिक का आपका है, हेलियोसेंट्रिक में आपका इस तरह से है। हेलियोसेंट्रिक में क्या है, हेलियोसेंट्रिक में आप देख रहे हैं कि आपके केंद्र में जो है वो कौन सा है, वो आपका सूर्य है। देखिएगा, सूर्य महोदय जी है यहाँ पे है। ठीक, और इसके बाद क्या है, मरकरी। ये जो है अवधारणा है, ये आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पर टाइम देना बहुत उचित नहीं लग रहा हमें। अब चलिए देखते हैं अन्य विचारधाराओं को, अपने लेक्चर पे आते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि कैसे क्या क्या है। ठीक, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक हमने बहुत साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया, तो उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। चलिए देखते हैं आकाशगंगा को। गैलेक्सी, ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है, यानी कि विशाल पुंज होता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक तारा है जो इसकी परिक्रमा 22.5 से 25 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। हमारी आकाशगंगा के सबसे पास में स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, प्रकाश का मतलब, प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस गति से चलता है उसी गति से चले और 1 वर्ष तक निरंतर चले। 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। एक पॉइंट में हमने दे दिया है आप लोगों को कि कुछ पॉइंट आप लोग एग्जाम में जो आते हैं उसको देख लें। आकाश गंगाओं के समूह को क्लस्टर कहते हैं, सुपर क्लस्टर। ठीक है, हमारी आकाशगंगा की सब जो आकृति है वो क्या है, वो सर्पिलाकार है, यानी कि ऐसे है। ठीक, कैसी है, सर्पिलाकार है। मिल्की वे जो कि रात में दिखाई देने वाला तारा है, मिल्की वे रात में दिखाई देने वाला तारों का समूह है जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है, यानी कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का ही भाग है। और वो कौन सा है, मिल्की वे। रात्रि में दिखाई देने वाला तारा सर्वाधिक चमकीला जो है उसे क्या कहते हैं, डॉग स्टार। आप लोगों को याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। जैसे रात्रि में आप लोग जाते होंगे, जब एकदम रात हो, अंधेरा हो और किसी गांव में आप प्रवेश करते हो, तो वहाँ पे कौन दिखाई देगा सबसे पहले, सबसे पहले ही गांव में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको डॉग दिखाई देगा,
यानी कि रात्रि में कौन पहरेदारी करता है? डॉग। तो इसी से आप लोग जोड़ करके इसको देखिएगा कि रात्र में सबसे पहले दिखाई देने वाला या सबसे चमकीला दिखाई देने वाला तारा जो है वो है डॉग स्टार या साइरस। ठीक है मित्रों, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान का तथा 20 गुना अधिक चमकीला तारा है। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा। मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु जो है वो लगभग 12 अरब वर्ष है और IAU के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडल है वो लगभग 88 है। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो कि हमने आपको नोट्स के माध्यम से दिखाया। अच्छा, IAU को जो है आपको बता देते हैं क्या है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है, संघ होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। ठीक है, तो IAU आप लोग न भूलिएगा। तो इन नोट्स के माध्यम से आप लोगों ने देखा। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा और साधारण करके कुछ चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो इसको आप लोग डिजिटल चित्रों के माध्यम से अगर देखते हैं तो देखिएगा हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि सबसे पास में स्थित जो तारा था वो उसके बारे में। ठीक है, तो आप देखिएगा ये चमक जो है खूब अच्छे से चमक रहा है। जो यहाँ पे देखिएगा चमक रहा है ना, तो इस तरह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये है। ठीक है, आप देख रहे हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये पास में चमकता हुआ सबसे अच्छा तारा है। ठीक है, देखिए कैसे हंस रहा है ये तारा। ठीक, एंड्रोमेडा बढ़िया से बन भी गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसको आप लोगों ने देख लिया कि एंड्रोमेडा पास में स्थित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है अब हम लोग देखते हैं इसकी आकृति। आकृति कैसी है? आकृति कैसी है देखिएगा, सर्पिलाकार। हमने अभी आपको बताया कैसी है आकृति, सर्पिलाकार, यानी कि ये ऐसे। ठीक, और दूसरा दिखाएं, आप लोग दूसरा देखने का प्रयास करिएगा। जो है इसमें ये देखिएगा ऐसे ही है, सर्पिलाकार ही है ना। एक केंद्र मान लिया जाए अगर, तो इसको केंद्र अगर माना जाए तो ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो ये है आपके आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी की क्या आकृति। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब लेक्चर के अगले पेज पर चलते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, तारा है। जैसे हम लोगों ने ब्रह्मांड पर देखा, ठीक, ब्रह्मांड से हम लोग आए आकाशगंगा पर, अपने आकाशगंगा पर। अब अपने आकाशगंगा में हम लोग देखते हैं तारा पे, उससे छोटे छोटे लेवल पे आते आते हम लोग आएंगे अपने पृथ्वी पर। तब हम लोगों का भूगोल स्टार्ट होगा पृथ्वी का। ठीक है, भौतिक भूगोल वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं तारा। तारा क्या होता है, तो देखिएगा मित्रों, तारा जो है वो आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्रित होने लगती हैं तथा उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है और तारों के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर केंद्रीय भाग संकुचित होकर गर्म हो जाता है तथा धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव कहते हैं। ठीक है मित्रों, जिसे रक्त दानव कहते हैं। बाद में केंद्रीय भाग का हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है।
इसके परिणाम स्वरूप तारे में विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको दूसरी भाषा में, अगर साधारण भाषा में हम देखें तो आइए दिखाते हैं कि तारों में होता क्या है। कि जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलने के बाद बनाते हैं आपका हीलियम प्लस ऊर्जा। ये ऊर्जा बनाए, अब ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनाते हैं। अब देखिए संलयन हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तारों में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन से सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है कि नाभिकीय संलयन से हमें सूर्य ऊर्जा प्रदान कर रहा है, या इस तरह से पूछ लेता है सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है या नाभिकीय विखंडन हो रहा है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इन दोनों में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है निर्माण किसका, हीलियम का। अब यही हीलियम जो होता है, ये हीलियम इस तरह से, हीलियम जो होता है ये भारी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। भारी पदार्थ का मतलब जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये जो है धीरे धीरे संकुचित होते हुए लोहे में परिवर्तित होगा। भारी पदार्थ लोहे में परिवर्तित होगा। अब ये लोहा जो होता है धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठीक, ठंडा होने के बाद जो है ये लोहा क्या करेगा, ये ठंडा होने के बाद ये विस्फोट होता है। ठीक है, और विस्फोट होने के बाद जो है, उसके पहले ही अगर लोहा को देखें तो ये जो है धीरे धीरे परिवर्तित जो होता है लोहा में, तो ये एकदम लाल हो जाता है। जैसे आप लोगों को हमने बताया था सूर्य से दूर हटते हटते जब आप जाते हैं तो लाल की तरफ बढ़ते हैं, या उल्टा देखें कि जब आप प्रकाश स्रोत से दूर जाते हैं तो लाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उसकी चमक जो होती है वो कम होते होते जब जाती है तो लाल, अंततः लाल पे दिखाई देता है हमको। ठीक है, अगर पास आते हैं तो बैगनी पे। तो जाहिर सी बात है कि यह लाल जब हो जाता है, इसकी जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे कम हो जाती है तो लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वही लाल जो रंग का दिखाई देने लगता है वो आखिरी स्टेज होता है, उसको क्या कहते हैं, रक्त दानव कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे यह लोहे में परिवर्तित होता है और लोहे के बाद जो है यह विस्फोटित हो जाता है, और फिर इस विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ पाए गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे हैं तो इसको दोबारा लेक्चर रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक लाइन हमने लिखा है यहाँ पे कि पृथ्वी के ध्रुव पर अगर कोई तारा है और वह 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। जैसे आप लोग बताएं कि ये मान लेते हैं पृथ्वी है और पृथ्वी के केंद्र पर इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला अगर कोई तारा ऊपर स्थित है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 90 डिग्री का कोण जो बन रहा है तो इस तरह से यहाँ पर स्थित तारा जो होगा वो क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है मित्रों, आगे चलिएगा। ध्रुव तारा बहुत बार पूछा गया है, इसको प्लीज आप लोग भूलिएगा मत। अब देखिएगा ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, क्या चीज, ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है ये बहुत ही रहस्यमय, एक तरह से कहा जाए कि रहस्यमय विषय है कि ब्लैक होल क्यों दिखाई नहीं देता। ब्लैक होल कभी कभी जो है जहाज यानी कि एरोप्लेन जब गायब हो जाते हैं तो ये उम्मीद किया जाता है कि अगर नहीं मिल रहा तो ब्लैक होल में जा चुका होगा, जिसके रहस्य आज तक हमें नहीं जान मिले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये ब्रह्मांड में स्थित जो ब्लैक होल है इसकी क्या जो है एक तरह से सिद्धांत है, कैसे ये ब्लैक होल कार्य करता है, ब्लैक होल में किस तरह से सभी जहाजें हों या कोई भी चीज़ें हैं कैसे खिंच जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिएगा ब्लैक होल जो है ये है, यदि तारों का द्रव्यमान जो होता है 1.44 एमएस यानी कि मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, से कम है तो तारे अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाते हैं।
जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं। और यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से अधिक होता है तो मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन तारे बचे रह जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था को जो है न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता जाता है और अंततः एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसको आप लोग एक सेकंड इस तरह से देखिएगा ये मान लेते हैं कि यह है क्या, सूर्य है। ठीक, सूर्य में जो परमाणु हैं उसमें से ये सूर्य जो है गति कर रहा है, इसमें गति करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, परमाणु से बाहर हो करके इस तरह से निकल जाते हैं। बचता क्या है उसमें, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब बचता है तो वो न्यूट्रॉन जो होता है वो सिकुड़ता जाता है। ठीक है, अब यह न्यूट्रॉन तारा जो होता है ये धीरे धीरे जब सिकुड़ता जाता है और गति इसकी अब तीव्र होने लगती है, धीरे धीरे ये पूरे जो सूर्य हैं इसमें को अगर इसको हम लोग पूरा मान लेते हैं कि कोई तारा है और इसकी गति को अगर हम लोग देखते हैं कि ये सिकुड़ते जाता है तो इस तरह से अगर ये सिकुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर सिकुड़ रहा है या कम हो रहा है इसका, तो ये धीरे धीरे इसका आकार कम होते होते कम हो जाएगा। ठीक है, जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो एक लास्ट वाला बचा हुआ भाग है इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है इसकी अधिक हो जाती है। जब ये इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक हो जाती है तो इसके पास में कोई भी पिंड आता है तो इसको अपने तरफ खींच लेती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर आता है तो उसको भी अपने तरफ ही खींच लेता है और वह प्रकाश भी हमें नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि ब्लैक होल की तरफ अगर हम प्रकाश डाल करके देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे है क्या तो भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बनती कब स्थिति है, यदि इसकी सीमा एक देखिएगा, सीमा क्या है, इसकी सीमा है 1.4 एमएस या 44 एमएस। ठीक है, तो ये यदि जितना हमारा सूर्य है उसके द्रव्यमान का 1.44 है गुना है अधिक है, अगर 1.4 से अधिक की तरफ अगर जा रहे हैं, अधिक की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति बनेगी, पल्सर तारा की स्थिति। ठीक है, ब्लैक होल की स्थिति बनेगी। और यदि इससे कम है, 1.4 एमएस से कम है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, श्वेत वामन की स्थिति बनती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से यह नीचे की तरफ अगर 1.4 एमएस से द्रव्यमान से कम है तो श्वेत वामन में, ऊपर जाता है तो ये ब्लैक होल में परिवर्तित होता है। ठीक है मित्रों, तो इस चीज़ को आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो आइए हम आपको डिजिटल माध्यम से दिखाते हैं, चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे किस तरह से इसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से कार्य करता है कि हमको दिखाई तक नहीं देता है। अब देखिएगा, हमने अभी आपको बताया कि क्या है, यहाँ पर प्रकाश भी अगर हम डालते हैं तो भी नहीं दिखाई देता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है मान लीजिए इस जगह पर, तो ये वाला भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, काला है एकदम। ठीक, और इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और इस पर अगर हम प्रकाश डाल रहे हैं देखिएगा इधर की तरफ, तो ये प्रकाश इधर की तरफ तो आ रहा है लेकिन खिंच जा रहा है ये इस तरफ, यानी कि अपने केंद्र की तरफ खींच ले रहा है। ठीक है, दूसरा देखने का प्रयास करिएगा, इसमें देखिएगा किस तरह से ये है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं तो देखिएगा किस तरह से खींच ले रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो ये है ब्लैक होल, ऐसे ही दिखता है। ठीक, तो इसी वजह से जो है जब इस पर प्रकाश पड़ता है या कोई भी चीज़ पड़ता है तो अपनी तरफ जो खींच लेता है, इसी से जो है क्या है, ये रहस्यमयी है। इसके बारे में हम लोग जो है कुछ भी जान नहीं पाते हैं।
ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अब इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो इस तरह से जो है आपका यह है। ठीक है, अब इसमें है आपका एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या LHC महाप्रयोग। LHC महाप्रयोग, ये प्रयोग जो है ये यूरोप में किया गया। और कब किया गया? ये किया गया 30 मार्च 2010 को जिनेवा में किया गया था। पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट के निचाई यानी कि नीचे गहराई में किया गया और 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में किया गया। ठीक है, किया इसको किसने? इस प्रयोग को जो किया था सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च, इसको किया था प्रयोग यूरोपीय रिसर्च सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न ने। ये क्या हो रहा है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये महाप्रयोग जो हुआ था, ये हुआ था यूरोप में। और यूरोप में कब हुआ था ये आपको हमने बताया। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न ने इसको इतने में किया था। अब इसमें प्राप्त करने का क्या प्रयास किया गया था? इसमें प्राप्त करने का प्रयास किया गया था कि जो डार्क मैटर है जिससे हमारे सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसी को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसमें देखिएगा, इस प्रयोग का उद्देश्य ब्रह्मांड में रहस्य को जानना था तथा इस प्रयोग में वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पूर्व में हुई उस परिघटना का प्रयोग जो था उसे दोहराना चाहते हैं, जिसे बिग बैंग का नाम दिया जा चुका है। इसमें प्रोटॉन की बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया, जिसे डार्क मैटर कहा गया। डार्क मैटर या गॉड पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गॉड पार्टिकल में ही ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा है। इसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई मानी जाती है। इस प्रयोग से सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान के समान सब पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की और यह प्रयोग अभी भी जारी है। ठीक है मित्रों, तो ये जो प्रयोग हुआ, इसमें अगर हम लोग देखें कि मिला क्या, तो इसमें एक हिग्स बोसान नाम का जो पार्टिकल है ये खोजने का प्रयास किया गया। वो हिग्स बोसान के नाम से जो जाना जाता है वो 2012 में प्राप्त हुआ और वो इसी से मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो वो हिग्स बोसान जो है, वो नाम जो दिया गया हिग्स बोसान, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, हिग्स बोसान जो नाम दिया गया है, ये गॉड पार्टिकल को भी हम लोग पहले देख लेते हैं, इसके बाद नाम भी देख लेंगे इसी में। हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल, पूर्व में परिकल्पित गॉड पार्टिकल का ही नया नाम हिग्स बोसान रखा गया, जिसकी खोज की घोषणा सर्न ने सेंटर फॉर क्या है न्यूक्लियर रिसर्च ने 4 जुलाई 2012 को गॉड पार्टिकल का नाम किसी ईश्वर से नहीं है। यह नाम वैज्ञानिक लियान लेंडरमैन ने दिया था, जिसमें किसका किसका नाम शामिल है? इसमें पीटर हिग्स तथा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नामों के जो आखिरी शब्द हैं उसी को जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा रहा, तो इससे आप लोग जो है परेशान मत होइएगा। अब आगे जो भी है हम लोगों का लेक्चर वो ऐसे ही रिवाइज होता रहे, थोड़ा बड़ा होता रहेगा जो है, और रिवाइज करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, ताकि जो है हम लोगों का टाइम पर सिलेबस कवर हो जाए और हम लोग जो अपने उद्देश्य को टारगेट किए हैं
उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, एक टॉपिक और बचा हुआ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तारामंडल। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को ही तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषिमंडल, सिग्नस, ओरियन, हरकुलिस आदि। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाशगंगा में कुल 88 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तारामंडल में तारे तथा उसके आसपास का अंतरिक्ष भी शामिल होता है, जिसमें धूल कण, गैस आदि सभी जो है शामिल होते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल यदि देखा जाए तो सेंटारस है, जिसमें 94 तारे हैं। सेंटारस, ठीक है, इसमें 94 तारे हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर इसी पे हम लोग जो है ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हमने अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ सके। यदि आपको कोई भी समस्या हुई हो इसमें, जो ना समझ में आ रही हो, समस्या हो रही हो समझने में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इसी पे आज हम लोग जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है इसको लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करा करिए। जो भी वीडियो रहता है उसे लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। और हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ज्योग्राफी के पोर्शन को पूरी तरह से कवर करवाएंगे आपका, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और आपके तैयारी में हम अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यदि कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।